हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका लेक्चर नंबर 14 है ये। और इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ये 3 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के जो क्वेश्चन है वो अलग अलग वीडियो में, यानी लेक्चर नंबर हमारे पास 12, लेक्चर नंबर 13 के अंदर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो जिन्होंने भी पहले के वीडियोस नहीं देखे वो पहले उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद फिर इसको देखना स्टार्ट करें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ये क्वेश्चन दिया हमारे पास, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। यानी यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, वर्ड इक्वेशन में दी गई हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इन वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिक इक्वेशन के अंदर। यानी ये जो वर्ड इक्वेशन है सबसे पहले आप इनको सिंबॉलिक इक्वेशन के अंदर लिखेंगे और फिर उनको अगर वो बैलेंस नहीं है चेक करना है कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। और अगर बैलेंस नहीं तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उन्हें बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के बाद ये भी बताना है कि जो हमने डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन किस डिफरेंट टाइप की रिएक्शन को बिलोंग करती है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है वो हमारे पास दे रखा है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ज़रा देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड को हम लोग लिखते हैं KBr। किस कंडीशन में, ये एक्वस कंडीशन में लिया जाएगा KBr को, और प्लस का साइन लगाएंगे। फिर दिया हमारे पास बैरियम आयोडाइड। तो बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, आयोडीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास BaI2। और ये भी किस कंडीशन में, हमारे पास एक्वस कंडीशन में है। फिर क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। एरो लगाने के बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोडक्ट है हमारे पास, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा Ki एक्वस कंडीशन में। और हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे हमारे पास, बैरियम ब्रोमाइड। तो बैरियम अगेन, बैरियम की वैलेंसी होती है 2, ब्रोमीन की 1। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास BaBr2 और ये दिया है आपका सॉलिड कंडीशन में। ओके, तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले चेक ये करना है क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग पोटेशियम के एटम्स। तो पोटेशियम के एटम ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 एटम है, राइट हैंड साइड में भी 1 एटम है, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस है। ब्रोमीन को चेक कीजिए, ब्रोमीन के नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो 2 एटम्स है, यानी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको बैलेंस करना। और केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बना रखा है। तो याद कीजिए मैंने क्या तरीका बताया था आपको कि जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उस केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या मेटल के एटम्स दिए हुए हैं। और अगर मेटल के एटम्स हैं तो सबसे पहले हमको बैलेंस उन्हीं को करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 2 मेटल के एटम्स नज़र आ रहे हैं। एक हमारे पास है पोटेशियम, एक है हमारे पास बैरियम। इन्हीं को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो ज़रा देखते हैं, चेक करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है पोटेशियम का एक ही एटम है, राइट हैंड साइड में भी एक ही एटम है, यानी पोटेशियम के एटम्स आपके ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। बैरियम को चेक कीजिए, बैरियम के भी नंबर ऑफ एटम्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में 1 नजर आ रहे हैं। राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी बैरियम का केवल एक ही एटम है, यानी आपको दिख रहा है साफ साफ कि बैरियम भी जो है आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो अब देखते हैं ज़रा नेक्स्ट फिर क्या करना होता है। फिर इसके बाद हमें चेक करना होता है नॉन मेटल्स को। तो नॉन मेटल्स के एटम्स कौन से हैं हमारे पास, नॉन मेटल्स के एटम दिख रहे हैं हमारे पास, एक है ब्रोमीन और एक है आयोडीन। तो ब्रोमीन को ज़रा चेक कीजिए, ब्रोमीन अगर आपको नज़र आता है तो ब्रोमीन हमारे पास लेफ्ट हैंड में केवल एक ही एटम है ब्रोमीन का। राइट हैंड साइड में अगर हम लोग चेक करेंगे तो ब्रोमीन के 2 एटम्स हैं। इन ब्रोमीन के एटम्स को आपस में इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस KBr को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, जैसे ही मैं KBr को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आपको दिख जाना चाहिए साफ साफ कि अब जो पोटेशियम के एटम्स हैं वो अनबैलेंस हो चुके हैं। पहले ये बैलेंस थे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अनबैलेंस हो गए हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पोटेशियम के यहाँ पर 2 हैं जबकि यहाँ पर है 1, यानी इसका मतलब ये है कि पोटेशियम के एटम को बैलेंस करने के लिए अब मुझे Ki के आगे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है आयोडीन। तो आयोडीन को ज़रा चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करेंगे तो Ki को मैंने क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब आयोडीन के भी 2 एटम्स हो चुके हैं, यानी आयोडीन आपका ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है।
तो अब ज़रा चेक कर लेते हैं फिर फाइनली हमारे पास बेरियम की कंडीशन। बेरियम भी हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है, तो अब फिर से पूरी इक्वेशन को एक बार फिर से देख जाते हैं। पोटेशियम चेक कीजिए, 2 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में, 2 एटम्स राइट हैंड साइड में, पोटेशियम बैलेंस है। ब्रोमीन 2 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में, 2 एटम्स राइट हैंड साइड में, जो आपका ब्रोमीन है वो भी बैलेंस है। बैरियम 1 एटम लेफ्ट हैंड साइड में, 1 ही एटम आपका राइट हैंड साइड में, यानी बैरियम भी बैलेंस है। एंड फाइनली देखते हैं I2, तो हमारे पास आयोडीन के भी 2 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में भी 2 एटम्स है। यानी इसका मतलब कि ये जो पूरी केमिकल इक्वेशन है अब हमारी कैसी हो चुकी है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बी वाला पार्ट देखिए। बी वाला पार्ट दिया हमारे पास, बी वाला क्वेश्चन दे रखा है जिंक कार्बोनेट, जो कि हमारे पास आपका फॉर्मेशन कर रहा है जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जिंक कार्बोनेट क्या है हमारे पास, Zn, और उसके बाद कार्बोनेट को हम लोग लिखते हैं ZnCO3, सॉलिड कंडीशन में है ये। और एरो लगाएंगे, एरो लगाने के बाद क्या मिल रहा है अपने को मिल रहा है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, ZnO, जिंक ऑक्साइड, सॉलिड कंडीशन में है, लिख दिया हमने। प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दिया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, गैसियस कंडीशन में है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, ZnCO3 जो कि सॉलिड कंडीशन में है, और ये डिकम्पोज होने के बाद आपको दे रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब चेक करते हैं क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो सबसे पहले अगेन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मेटल के एटम्स चेक कीजिए। जिंक हमारे पास मेटल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करेंगे तो जिंक का केवल एक ही एटम लेफ्ट हैंड साइड में और एक ही राइट हैंड साइड में है, यानी जिंक एज ए मेटल एटम्स आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में है। फिर क्या करना होता है, फिर देखना होता है नॉन मेटल। तो कौन से नॉन मेटल है यहाँ पर हमारे पास दिख रहे हैं साफ साफ कार्बन के एटम्स। तो कार्बन के एटम चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है, राइट हैंड साइड में भी आपको एक ही एटम नजर आ रहा है, यानी कार्बन एज ए नॉन मेटल ये भी ऑलरेडी आपका बैलेंस्ड कंडीशन में है। एंड फाइनली अगर हम लोग ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 3, और राइट हैंड साइड में चेक कीजिए, जिंक ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का एटम, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो 2 + 1 करेंगे अगेन 3 आ जाएगा। यानी ये जो आपके पास केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है ZnCO3 सॉलिड कंडीशन में, जिसको हम जिंक कार्बोनेट भी बोलते हैं, कन्वर्ट हो रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हमें इसे बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जरा चेक कीजिए, इसमें एक चीज और पूछी गई थी कि हमको बैलेंस करने के साथ साथ ये भी बताना है कि ये जो केमिकल इक्वेशन हम लोग बैलेंस कर रहे हैं ये रिएक्शन के किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो हम अगर ऊपर वाली रिएक्शन को चेक करें तो इस ऊपर वाली रिएक्शन में आपको क्या नजर आ रहा है कि पोटेशियम ने पहले ब्रोमीन के साथ में बॉन्ड बना रखा था, बैरियम ने आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रखा था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो क्या हुआ, ये जो आयोडीन आयन है ये शिफ्ट हो गए हैं पोटेशियम की तरफ, और जो पोटेशियम के पास ब्रोमीन आयन था वो शिफ्ट हो गया है बैरियम की तरफ। यानी यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस का फिनोमेना देखने को मिल रहा है। तो जब भी किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको एक्सचेंज ऑफ आयंस का फिनोमेना देखने को मिले, वो केमिकल इक्वेशन आपकी कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था हमारे पास जिंक कार्बोनेट, जो कि हमारे पास फॉर्मेशन कर रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जरा चेक कीजिए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपके पास केवल एक ही है, एक ही रिएक्टेंट है, और वो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने मिल रहे हैं आपको 2। तो आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक ही हो और वो डिकम्पोज होकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करे, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ये जो आपके पास रिएक्शन है जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो पहली इक्वेशन जो है हमारे पास वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारे पास, सी पार्ट जो दे रखा है हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, और ये आपका फॉर्मेशन कर रही है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन कर रही है। तो ज़रा चेक करते हैं इसको, क्या चीज़ दे रखी है हमारे पास, एनालाइज करते हैं। तो सी पार्ट दे रखा है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, H2 गैस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन क्या हो गया हमारे पास, क्लोरीन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में गैस होती है, तो ये होती है हमारे पास Cl2 गैस।
और एरो लगाएंगे। एरो लगाने के बाद में हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl गैसियस फॉर्म में ये अपने को मिल रहा है। तो अब जरा चेक कीजिए, साफ साफ नजर आ रहा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है। क्लोरीन के भी नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं और राइट हैंड साइड में आपको 1 है। दिख रहा है साफ साफ के 1 एटम्स का डिफरेंस है। तो हम इस डिफरेंस को दूर करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑलरेडी आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ज़्यादा हमको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक एटम था, यहाँ भी एक एटम कम था और यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो रिएक्शन बन रही थी आपकी, उसमें ओवरऑल रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कितने एटम्स कम थे, 2 एटम्स कम थे। तो सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि आइडेंटिफाई करना है आपको टाइप ऑफ रिएक्शन। तो जरा चेक कीजिए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है हमारे पास 1 से ज्यादा है, लेकिन जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है तो केवल एक ही प्रोडक्ट मिला है अपने को। याद कीजिए कौन सी रिएक्शन है ये, मैंने आपको बताया था ऑल दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट गेट्स कंबाइंड टुगेदर टू गिव अस ए सिंगल प्रोडक्ट। वो रिएक्शन क्या कहलाती हैं, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 रिएक्टेंट कंबाइंड हो रहे हैं और आपको केवल एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी रिएक्शन है वो किस रिएक्शन का एग्जांपल है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास डी पार्ट। क्या दिया है हमारे पास, मैग्नीशियम सॉलिड कंडीशन में है। मैग्नीशियम Mg ब्रैकेट में स्मॉल s का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, प्लस का साइन लगाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब हुआ HCl, एक्वस कंडीशन में है। इसको इस तरीके से लिखा, क्या बन रहा है हमारे पास बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 एक्वस कंडीशन में, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, MgCl2। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा है, यानी H2 गैस यहां से क्या हो रही है हमारे पास, लिबरेट हो रही है। चेक कीजिए क्या ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स यहां पर इक्वल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम और क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स हमको दिख रहे हैं साफ साफ अनइक्वल है। हाइड्रोजन का एक एटम लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं। क्लोरीन का एक एटम्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास, क्लोरीन के राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हमारे पास, 2 एटम्स हैं। तो इन एटम्स को इक्वल करने के लिए मैं क्या काम कर सकता हूं, क्लोरीन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए HCl को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो बैलेंस हो जाएगी। यानी यहां पर अब देखिए, हाइड्रोजन के 2 एटम्स राइट हैंड साइड में, 2 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में, क्लोरीन के 2 एटम्स राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स, मैग्नीशियम का एक एटम लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी एक एटम। यानी सिर्फ HCl के आगे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही ये जो केमिकल इक्वेशन अब हमारे पास आ रही है ये बन चुकी है, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। चलिए बात करते हैं अब लोग कि ये किस रिएक्शन का टाइप है। तो याद कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज जब मैंने आपको लर्न करवाई थी तो बताया था देयर आर सम मेटल्स विच आर प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज एबव ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस से ऊपर कुछ मेटल को प्लेस किया गया है। और रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी या जिनका रिएक्टिव नेचर इस तरीके का है कि अगर आप उनको एसिड के अंदर प्लेस करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वो मेटल जो है वो पर्टिकुलरली ज़्यादा रिएक्टिव हैं किसके कंपैरिजन में, जो आपके एसिड है उनके कंपैरिजन में। और जैसे ही एसिड के अंदर प्लेस करेंगे तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे या हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करेंगे। तो क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को जैसे ही मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल रहा हूं हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस को ये डिस्प्लेस कर रहा है। यानी इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो लास्ट रिएक्शन हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गई, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी पार्ट है हमारे पास, पार्ट A, B, C एंड D, ये सारे के सारे आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आ गई होगी आपको। चलिए मूव करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 पार्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, What does one mean by exothermic and endothermic reaction? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो लेक्चर भी बना हुआ है, मैं यहां पर फिर से आपको बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगा।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन के दौरान हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, यानी ऑल दोज रिएक्शंस इन विच हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, वो क्या कहलाती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या एग्जांपल है इसका? एग्जांपल बड़ा फेमस एग्जांपल है आपके पास, कोई भी कंबशन रिएक्शन करा दीजिए, मान लीजिए कार्बन है हमारे पास सॉलिड कंडीशन में, कंबशन कराएंगे ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और क्योंकि कंबशन करा रहे हैं तो इस दौरान लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। और एक बहुत बड़ा फेमस एग्जांपल है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम भी बोला जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जैसे ही प्लेस करते हैं, वाटर के अंदर प्लेस करते हैं, क्या बनता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस ड्यूरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। यानी ये जो दो रिएक्शंस है हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो ऑल दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन, वो रिएक्शंस हमारी क्या कहलाती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, वो क्या कहलाएंगे? हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनके होने के लिए हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करना पड़ता है, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन रिएक्शंस के अंदर हीट एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन अगर कराते हैं CaCO3 सॉलिड कंडीशन में है, हमें क्या करना पड़ता है? इसको हीट करना पड़ता है, और जैसे ही हीट करता हूं तो क्या होता है? हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से लिबरेट होती है। तो क्योंकि ये डिकम्पोजिशन कराने के लिए हमको हीट एब्जॉर्ब करवानी पड़ी है, हीट पहले सप्लाई करनी पड़ी है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और साथ ही साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है। नाउ लास्ट में हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको डील करते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या दिया है हमारे पास? आपको दे रखा है वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरीके से क्यों कंसीडर करते हैं। रेस्पिरेशन में होता क्या है समझिए ज़रा। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो भी फूड हम लोग इंटेक करते हैं, मैक्सिमम हम लोग जो फूड इंटेक कर रहे हैं, राइस इंटेक कर रहे हैं या पोटैटोज इंटेक कर रहे हैं, उसमें मेन जो कॉम्पोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये डिकम्पोज होके फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? आपका ग्लूकोज में। और ग्लूकोज फिर क्या करता है? हमारे पास सेल के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसका इस्तेमाल करके डिकम्पोज हो जाता है फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में, और इस दौरान हीट एनर्जी या फिर हम लोग सिंपली कह सकते हैं एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे पास रेस्पिरेशन है वो किसका एग्जाम्पल है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखिए जरा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट होता है? आपका ग्लूकोज में। क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O6, जो कि एक्वस कंडीशन में होगा, और ये किसके साथ कंबाइन करेगा? ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगा। ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करने के बाद हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, प्लस क्या होता है हमारे पास? वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, और इस ड्यूरेशन में हीट या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी या फिर हीट का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। इसलिए जो रेस्पिरेशन है उसको हम लोग किसके तरीके से कंसीडर करते हैं? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरीके से कंसीडर करते हैं। मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि जो हमारे पास वेजिटेबल्स होते हैं उनको जब डिकम्पोज किया जाता है, जब कॉम्पोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको आज के जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने आपको बताया, बहुत ही डिटेल में बताने की और बहुत ही इस तरीके से बताने की कोशिश की है, आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके उन सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस चैनल का साथ देते रहिए। आपको इस चैनल पे मैंने गारंटी ली है, आपको इस चैनल के अंदर क्लास 10th केमिस्ट्री का पूरा पार्ट A to Z पार्ट आपको कंप्लीट मिलेगा। ना केवल आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेंगे, NCERT एग्जाम्पलर का भी कवरेज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, यानी A to Z जो भी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।